नाफिज कराना, कि जो एग्जीक्यूशन वर्ड है वो निकला हुआ है एग्जीक्यूट से। एग्जीक्यूशन किस चीज की हो रही है? एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। सही है कि अदालत के फैसले पर अमल कराना या अदालत के फैसले को नाफिज कराना। अब बुनियादी तौर पर जब भी कोई सूट फाइल होता है, इस सूट के 3 मराइल होते हैं। एक तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, दूसरा स्टेज होता है एडजुडिकेशन ऑफ सूट, मतलब सूट को चलाया जाएगा और उसको डिसाइड किया जाएगा, एडजुडिकेशन ऑफ सूट। तीसरा है एग्जीक्यूशन ऑफ द सूट। ये बुनियादी तौर पर केस की 3 मराइल होते हैं। ठीक है, हमने 2 पढ़ लिए हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट पढ़ लिया हमने, एडजुडिकेशन ऑफ सूट जिसमें एविडेंस कंडक्ट करना, ट्रायल चलाना, फैसला देना, एडजुडिकेशन ऑफ सूट। अब तीसरा मरहला ये रहता है। सही है, आज हम इसको इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ सूट। अब एग्जीक्यूशन ऑफ सूट से मुंसलिक जो प्रोविजंस हैं, ये टॉपिक स्टार्ट होता है सीपीसी के सेक्शन नंबर 36 से ऑनवर्ड 74, एंड इसका जो ऑर्डर है वो है ऑर्डर नंबर 21 सीपीसी। ये इसकी रिलेवेंट प्रोविजन है। इसको आप नोट करें तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर आए। नोटेड सर। ओके, एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन हमने पढ़ा कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में मतलब एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री। अब जब एग्जीक्यूशन कराई जाएगी, किस चीज की एग्जीक्यूशन? कि जो अदालत ने डिक्री पास की है या कोई अदालत ने ऑर्डर पास किया है, उसकी हम एग्जीक्यूशन करा सकते हैं। अब एग्जीक्यूशन कराने के लिए कौन सी चीजें जरूरी हैं? कि अदालत में एप्लीकेशन फाइल की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो किस शहर में, सिटी में वर्ड एप्लीकेशन यूज होता है, किस शहर में ये वर्ड पिटीशन यूज होता है? सही है, ये वेरी करता है डिफरेंट सिटीज की प्रोसीजर को। ठीक है, कि हम इसको एप्लीकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन भी कह सकते हैं या पिटीशन ऑफ एग्जीक्यूशन भी कह सकते हैं। अब ये एप्लीकेशन कहां पर फाइल की जाएगी? एप्लीकेशन कौन कर सकता है, मतलब एग्जीक्यूशन कौन कर सकता है? हु कैन एग्जीक्यूट? एग्जीक्यूट कौन कौन कर सकता है? सर वहाँ कोर्ट करे सके थी ज्यादा डिफेंडेंट जी प्रॉपर्टी सिचुएटेड हो जाए। मैंने यहां पर क्वेश्चन रेज किया है कि हु कैन एग्जीक्यूट द डिक्री और ऑर्डर। डिक्री और ऑर्डर को कौन एग्जीक्यूट कर सकता है? सर एनी कोर्ट करे सके थी। सर जे ऑर्डर दिनो हुआ कोर्ट भी करा सके थी या हुआ कोर्ट के बे के भी कोर्ट ने मोकले सके थी एनफोर्समेंट कराए। बिल्कुल, एग्जीक्यूशन यहां पर हम कह सकते हैं कि कोर्ट वे पास्ड डिक्री कैन एग्जीक्यूट डिक्री। जिस अदालत ने डिक्री पास की है वही अदालत जो है उस डिक्री को एग्जीक्यूट करा सकती है या कर सकती है। तो पहला ऑप्शन ये है कि जिस अदालत ने डिक्री पास की है वही अदालत डिक्री को एग्जीक्यूट सकती है,
या वो अदालत टू होम, दूसरा ऑप्शन है दैट कोर्ट टू होम डिक्री इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन। समझ आया? जी सर। तो कभी कभार ऐसा होता है, एक अदालत जो है वो, एक अदालत ने डिक्री पास की, पर वो समझ रही है कि हम इजीली इस डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रॉपर्टी अवेलेबल है या डिफेंडेंट बिलोंग करता है दूसरी अदालत की जुरिसडिक्शन से बिलोंग करता है। तो जिस अदालत ने डिक्री पास की है वो अदालत जो है अपनी पास की गई डिक्री को ट्रांसफर कर सकती है, हैंडओवर कर सकती है दूसरी अदालत को कि आप इसको एग्जीक्यूट करें। समझ आया? जी सर। दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, या तो डिक्री वो अदालत एग्जीक्यूट कर सकती है जिसने डिक्री पास की हो, जिस अदालत ने, या वो अदालत जिसको डिग्री भेजी गई हो एग्जीक्यूशन कराने के लिए। ठीक है, ये समझ आया? जी सर। ये हमने सेक्शन नंबर 36 टू 38 पढ़ लिया कि जिसमें लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फाइल की जाएगी, ठीक है, और कौन सी अदालत डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकती है, वो दोनों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। यहां तक क्लियर है? जी सर। अब यहां पर हमने पढ़ा दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं सीपीसी में। एक कॉन्सेप्ट एग्जीक्यूशन से मुंसलिक, एक होता है प्रिसेप्ट, दूसरा होता है ट्रांसफर ऑफ डिक्री। कोई बताएगा कि इसका मतलब क्या है? सर जगह है प्रिसेप्ट कहते जी बाबा, परसेप्ट एप्लीकेशन फाइल तरह का नाम जड़े है कोई भी डिफेंडेंट पंहिंजी प्रॉपर्टी विकिणण बाबा तव्हांजो आवाज़ जो कटिजे पियो। सर जॾहिं कोई बि डिफेंडेंट पंहिंजी ज़मीन जल्द में प्रॉपर्टी खपाए भॼण जी कोशिशि कंदो आहे त पोइ असां परसेप्ट जी एप्लीकेशन फाइल कंदा आहियूं त उनखे रोकियो वञे। देखिए प्रिसेप्ट कहते हैं, प्रिसेप्ट एक किस्म का लेटर है, मैसेज है, जो एक अदालत जो है दूसरी अदालत को इशू करती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? It precept is a type of letter which is issued by one court to another court for attachment of property. It is a type of letter which is issued by केस, ठीक है। तो अब प्रिसेप्ट जो है एक किस्म का लेटर है जो एक अदालत जो है दूसरी अदालत को इशू करती है, लेटर जिसमें दूसरी अदालत को रिक्वेस्ट की जाती है कि आपकी हदूद में जो प्रॉपर्टी फला पार्टी की मौजूद है, लोकेटेड है, उसको, उस प्रॉपर्टी को अटैच करके हमारे पास भेजें। समझ आया? सर रिपीट कर दें प्लीज एक दफा। प्रिसेप्ट कहा जाता है, प्रिसेप्ट मतलब एक किस्म का लेटर
जो एक अदालत दूसरी अदालत को इशू करती है, मतलब भेजती है, और दूसरी अदालत को रिक्वेस्ट की जाती है कि आपकी हुदूद में जो प्रॉपर्टी फला पार्टी की मौजूद है उसको अटैच करके हमारे पास भेजें। सही है? जी सर। समझ आया? अब सुने ना, हम ये कह सकते हैं कि जब एग्जीक्यूशन कराई जाती है फैसले की, तो उसमें होता यह है कि फर्ज करते प्लेंटिव के हक में डिक्री पास हुई, ठीक है। अब प्लेंटिव चाहेगा ना कि अदालत मुझे वो इन्फोर्स करा के दे। एग्जीक्यूशन के दौरान ये हो सकता है कि अदालत जो है समझती है कि डिफेंडेंट के खिलाफ फैसला है, डिफेंडेंट ने पैसे देने, डिफेंडेंट पैसे नहीं दे रहा, और अदालत जो है डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी अटैच करना चाह रही है। अब जो केस चल रहा है सीनियर सिविल जज 1 के पास चल रहा है, ठीक है। अब जो डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी मौजूद है वो सीनियर सिविल जज 3 या 4 की हदूद में मौजूद है, तो क्या सीनियर सिविल जज 1 अटैच कर सकता है प्रॉपर्टी? सर वो रिक्वेस्ट वो करें तो एप्लीकेशन जरिए था। हाँ, तो ये बात आपको जहन में होनी चाहिए कि जो प्रॉपर्टी जिस अदालत की हुदूद में नहीं आती तो वो उसको अटैच नहीं कर सकती अदालत। तो उससे रिलेटेड अदालत क्या करेगी, वो सीनियर सिविल जज 1 जो है वो लेटर इशू करेगा सीनियर सिविल जज 3 या 4 या 5 जो भी है जहां पर प्रॉपर्टी मौजूद है कि आपकी हुदूद में फला प्रॉपर्टी डिफेंडेंट की मौजूद है, वो अटैच करके हमारे पास भेजे, ये लेटर इशू किया जाएगा। इस लेटर को जिसमें रिक्वेस्ट की जा रही है एक अदालत की तरफ से दूसरी अदालत को कि आप प्रॉपर्टी फला पार्टी के अटैच करके हमारे पास भेजें, इस लेटर को कानून की लैंग्वेज में, सीपीसी की लैंग्वेज में प्रिस्क्रिप्ट कहा जाता है। समझ आया कायनात? जी जी सर, समझ आ गया। अभी एक तो होता है प्रिस्क्रिप्ट, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर ऑफ डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन। तो ट्रांसफर ऑफ डिक्री के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब अगर अदालत, एक अदालत समझती है कि इस डिक्री की एग्जीक्यूशन जो है दूसरी अदालत आसानी से कर सकती है, क्योंकि जो डिफेंडेंट की राइट्स है या डिफेंडेंट का जो कारोबार है या डिफेंडेंट की जो प्रॉपर्टी है वो दूसरी अदालत की हदूद में फाल कर रही है, तो वो एक अदालत दूसरी अदालत को डिक्री ट्रांसफर करके उसको कह सकती है कि आप इसकी एग्जीक्यूशन खुद करें, आप करें। तो यहां पर डिक्री को ट्रांसफर किया जा रहा है फॉर एग्जीक्यूशन। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं कि प्रिसेप्ट और ट्रांसफर ऑफ डिक्री में फर्क क्या हुआ, क्या जवाब देगी? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रिसेप्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन? सर जेको प्रिसेप्ट आहे उहो अटैचमेंट जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे ऐं उन में एग्जीक्यूशन न थींदी आहे, ऐं ट्रांसफर ऑफ डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन में उहा एग्जीक्यूट थी मिलंदी आहे प्लेंटिफ खे। बाबा प्रिसेप्ट भी त एग्जीक्यूशन जे दौरान ही थींदी आहे न। प्रिसेप्ट एग्जीक्यूशन जे दौरान मोकिलियो वेंदो, तो माना ॿिन्ही जो ताल्लुक एग्जीक्यूशन सां आहे, इन में को शक न आहे। पर फर्क ये है कि प्रिसेप्ट ये होता है कि एक अदालत, जिस अदालत में एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग कंटिन्यू है, वो अदालत दूसरी अदालत को लेटर इश्यू कर रही है कि आपकी हुदूद में जो प्रॉपर्टी मौजूद है उसको अटैच करके हमारे पास भेजें। जस्ट उसको ये कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी को अटैच करके हमारे पास भेजें, ठीक है। पर डिक्री जब ट्रांसफर की जाती है एग्जीक्यूशन में तो पूरी डिक्री ट्रांसफर की जाती है। सही है? जी सर। एक अदालत दूसरी अदालत को डिक्री ट्रांसफर कर रही है, कंप्लीट डिक्री कि आप इसकी एग्जीक्यूशन करें, पर प्रिसेप्ट में सिर्फ लेटर इशू किया जा रहा है कि आप फला पार्टी की प्रॉपर्टी अटैच करके भेजें। दोनों में फर्क यही हुआ, ठीक है। सर पोइ प्लेंटिफ ये समझ आया? सर प्लेंटिफ एग्जीक्यूशन जे लाइ एप्लीकेशन कहिड़ी कोर्ट में फाइल कंदो? जे कोर्ट में जे कोर्ट ने डिक्री पास कई हो ओॾे खणी वेंदो। ठीक है सही है? ठीक है सर। बुनियादी तौर पर तो यही होगा ना कि जिस अदालत ने डिक्री पास की है एग्जीक्यूशन भी वो ही करेगी।
ठीक है। तो अब प्रिसेप्ट से रिलेटेड है सेक्शन नंबर 39 और ट्रांसफर ऑफ डिग्री से रिलेटेड जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 46 सीपीसी। आप ये दोनों प्रोविजन आप पढ़ लेना, ठीक है सर 46 से परसेप्ट जो सेक्शन सॉरी मां शायद उल्टो बताए हुए हम यही था चो ना। जी सर। ठीक है बा ये नोट कर लिया आपने? जी सर। यस ओके तो अगर ये उस सवाल आता है जुडिशरी में, ये इंपॉर्टेंट सवाल है और इंटरव्यू में भी ये सवाल किया जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रिसेप्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डिग्री। और ये एक बार जुडिशरी के रिटन पार्ट में भी सवाल आया था। अब इसके अलावा अब आते हैं एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जो दूसरा सवाल है क्वेश्चन के व्हाट आर दी moods of what are the moods of execution of decree। या इसको हम अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि हाउ अ डिक्री कैन बी एग्जीक्यूटेड। हाउ अ डिक्री कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द कोर्ट, कि अदालत की तरफ से डिक्री को किस तरीके से एग्जीक्यूट कराया जा सकता है, अदालत किस तरह एग्जीक्यूट करेगी। तो इसका जवाब है, इसका जवाब लिखा हुआ है और इसका ताल्लुक है सेक्शन नंबर 51 सीपीसी से, जिसमें हमें तरीकेकार बताए गए कि डिक्री जो है एग्जीक्यूट हो सकती है बाय फॉलोइंग वेज, बाय फॉलोइंग वेज अ डिक्री कैन बी एग्जीक्यूटेड। अब वो तरीकेकार कौन से हैं? पहला तरीकेकार है कि अदालत बाय डिलीवरिंग प्रॉपर्टी। तो अब ये हो सकता है ना कि अगर अदालत में कोई प्लेंटिव जो है केस फाइल कर रहा है सूट फॉर पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, आपको याद होगा मैंने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपको पढ़ाया था, याद है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में हमने सेक्शन नंबर 8 और 9 पढ़ा था और 10 और 11 भी पढ़ा था, ठीक है। 8 और 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का डील करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से और सेक्शन 10 और 11 डील करता है मूवेबल प्रॉपर्टी से, कि जिससे रिलेटेड केस फाइल हो सकता है सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इस केस में अदालत डिक्री को एग्जीक्यूट कैसे करेगी? जिस पार्टी, जो पार्टी हकदार है, जैसे प्लेंटिव हकदार है प्रॉपर्टी का, तो दूसरी पार्टी को अदालत हुक्म देगी एग्जीक्यूशन के दौरान कि आप प्रॉपर्टी जो आपके कब्जे में है वो प्लेंटिव को हैंड ओवर करें। तो इस तरह से डिक्री एग्जीक्यूट हो सकती है। पहला तरीकेकार ये है। दूसरा तरीकेकार है बाय अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, जो जजमेंट डेप्टर है उसको अरेस्ट कराया जा सकता है। या तीसरा ऑप्शन है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, एग्जीक्यूशन के दौरान प्रॉपर्टी को अटैच कराया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। और एग्जीक्यूशन के दौरान रिसीवर अपॉइंट हो सकता है अगर जरूरत है, और रिसीवर के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा भी चुका हूं, ऑर्डर नंबर 40, ठीक है। ये समझ आया? जी सर। पांचवा मेरे ख्याल में मूड है सेक्शन 51
किताब है आपके सामने? यस सर। इसको पढ़ें। पांचवा कौन सा रहता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। इसमें जिक्र है कि in such other manner is the nature of the relief granted may require. नहीं, एक तो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी होगा, अरेस्ट ऑफ अ पर्सन होगा, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होगा, रिसीवर इंचार्ज के अलावा पांचवा। सर पांचवा यही कह रहा है ना, in such other manner is the nature of the relief granted. ठीक है, एनी अदर मैनर, नेचर ऑफ रिलीफ ग्रांटेड, मतलब इसके इंचार्ज के अलावा दूसरा तरीकेकार भी हो सकता है इंचार्ज के अलावा। तो मतलब बुनियादी तौर पर ये 5 तरीकेकार बताए गए फॉर एग्जीक्यूटिंग डिक्री बाय द कोर्ट। ये पांचों जो है मूड्स हैं, मूड्स भी कह सकते हैं या इसको हम अदर वर्ड्स में वेज भी कह सकते हैं, तरीकेकार। ठीक है जी कोई सवाल तो नहीं यहां तक? सारे डिफेंडेंट के इम्प्रिजनमेंट घणे अरसे ताईं रखियो वेंदो? फॉर 1 ईयर। maximum for 1 year as per section 55 of the CPC। सही है? ओके सर। मिसाल समझ में आयो? जी सर। अब देखिए यहां पर हम कह सकते हैं कि जब फर्ज करते हैं एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन जो है कौन फाइल करेगा? एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा? सर डिग्री होल्डर। डिग्री होल्डर। ठीक है, अब डिग्री होल्डर कौन हो सकता है, प्लेंटिव या डिफेंडेंट? सर भाई थी सघनि था। प्लेंटिव भी थी सके तो डिफेंडर भी थी सके। चलो प्लेंटिव तो समझ आ रहा है ठीक है कि प्लेंटिव जो है डिग्री होल्डर हो सकता है, डिफेंडेंट कैसे हो सकता है? सर अगर केस हुओ तो डिफेंडर डिग्री होल्डर थी वेंदो। केडी सिचुएशन में? सर सेट ऑफ जी सिचुएशन में थी सघे थो। जबरदस्त। डिफेंडेंट एज अ डिग्री होल्डर, तो बाबा डिफेंडेंट भी डिग्री होल्डर हो सकता है इन सिचुएशन ऑफ सेट ऑफ एनकाउंटर क्लेम। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। ऑर्डर 8 रूल 6। ठीक है, दूसरी सिचुएशन है जब दोनों पार्टीज कंप्रोमाइज करें और अदालत कंप्रोमाइज डिक्री पास करे। कंप्रोमाइज डिक्री हो सकती है ना? जी सर। तो बाबा दोनों पार्टीज अगर कंप्रोमाइज कर रही हैं और कंप्रोमाइज डिक्री पास हो रही, तो मतलब दोनों ही पार्टीज क्या हुई, डिक्री होल्डर हुई। प्लेंटिव भी डिक्री होल्डर हुआ, डिफेंडेंट भी डिक्री होल्डर हुआ। सही है? जी सर। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि एजुकेशन एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा, तो ये डिक्री होल्डर करेगा। अब वैसे तो डिक्री होल्डर मेनली होता है जनरली प्लेंटिव, पर ये डिक्री होल्डर डिफेंडेंट भी हो सकता है। वो मैंने आपको सिचुएशन बताई, आपसे कोई भी पूछ सकता है। पर इनके अलावा हमने ये भी समझना है कि डिक्री होल्डर तो एप्लीकेशन फाइल करेगा, ठीक है, पर अगर हम कहते हैं कि किसके खिलाफ फाइल करेगा, अदर पार्टीज है जजमेंट डेप्टर। सही है? अब अगर हम कहते हैं जजमेंट डेप्टर की डेट काल हो जाती है, तो फिर क्या होगा? सर पॉलिटिकल हेयर्स का
वसूल का क्या यहाँ पर लाइबिलिटी एंड हो जाएगी? नो सर। No, sir. Whether liability ends or not? तो जवाब है नो। अगर जजमेंट डेब्टर की डेथ हो जाती है तो यहां पर सिविल लाइबिलिटी एंड नहीं होती, ठीक है, बल्कि इट इज सर्वाइव्ड इन केस ऑफ डेथ ऑफ जजमेंट डेब्टर। जो इसके वर्सा हैं, ठीक है, इन केस ऑफ जजमेंट डेब्टर, इन केस ऑफ डेथ ऑफ जजमेंट डेब्टर, जजमेंट डेब्टर की डेथ की सिचुएशन में जो लाइबिलिटी अराइज होती है, लाइबिलिटी इज शिफ्टेड टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव। आपको याद होगा हमने शुरू में पढ़ा था कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसको कहते हैं, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 में, आपको याद होगा, ठीक है। अब इस सूरत में जजमेंट डेब्टर की अगर डेथ हो जाती है तो उसके जो वर्सा हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो उनकी लाइबिलिटी बनती है कि वो इस अपनी इसकी लाइबिलिटी को और जो है ना मेंटेन करें। कौन सी लाइबिलिटी? जो मेन जजमेंट डेब्टर के ऊपर थी, जजमेंट डेब्टर के मरने के बाद उसके जो वर्सा हैं वो लाइबल होंगे। हाँ बिल्कुल 211 सॉरी 212 211, ठीक है। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर लाइबिलिटी आयद होती है, कैसे? लाइबिलिटी अराइज होती है सेक्शन नंबर 50 के तहत, 50 एंड 52, सही है कि सेक्शन नंबर 50 और 52 जो है डील करता है जजमेंट डेब्टर से, और लाइबिलिटी अपॉन जजमेंट डेब्टर और लाइबिलिटी अपॉन लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जजमेंट डेब्टर। अगर वैसे तो हमें पता है कि डिक्री होल्डर की डेथ हो जाती है तो हक किसका होता है? उसके वर्सा का हक होता है कि वो उसकी डिक्री को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, वर्सा भी। पर जिस तरह राइट ट्रांसफर होता है इसी तरह लाइबिलिटी भी ट्रांसफर होती है वर्सा के ऊपर। तो जजमेंट डेब्टर के जो वर्सा होंगे, जजमेंट डेब्टर की डेथ के बाद उसके वर्सा जो हैं वो लाइबल होंगे। अब ये सर्वाइवल कहां पर बताया गया है? इस सर्वाइवल के बारे में हमें बताया गया है ऑर्डर नंबर 22 सीपीसी। अब ये जो ऑर्डर नंबर 22 सीपीसी है ये डील करता है इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टी होगा वो उनके वर्सा के ऊपर होगा, मतलब जो लाइबिलिटी शिफ्ट हो जाएगी उनके वर्सा के ऊपर। ये समझ आया? जी सर। जी। तो अब आपने क्या करना है, सेक्शन नंबर 50 एंड 52 को रिलेट करना है ऑर्डर नंबर 22 सीपीसी से, ठीक है, डेथ ऑफ पार्टी। यहां तक क्लियर है? जी सर। यस सर। तो हम डिस्कस कर रहे थे, टॉपिक हमारा चल रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। ठीक है, एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन से रिलेटेड हमने पढ़े कि एग्जीक्यूशन के जो मूड्स हैं, एग्जीक्यूशन मूड्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, हमने मूड्स डिस्कस किए जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी के डिक्री होल्डर को उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंडेंट से डिलीवर कराना, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा अरेस्ट। अब
जो अरेस्ट रिलेटेड प्रोविजन है वो मेरे ने सेक्शन नंबर 55 टू 58, ये तीन चार सेक्शन जो है वो अरेस्ट से डील करते हैं। ठीक है, अब अरेस्ट किसकी होगी? अरेस्ट होगी जजमेंट डेप्टर की। कि अगर वो फरार हो रहा है और अदालत को खदशा है कि वो फरार हो रहा है लायबिलिटी से बचने के लिए, तो अदालत उसको अरेस्ट करा सकती है। अगर उसको वो अपनी लायबिलिटी को सेटिस्फाई अगर नहीं करता जजमेंट डेप्टर, तो अदालत उसको उसके खिलाफ वारंट इशू करके उसको अरेस्ट करा सकती है। और अरेस्ट कराने के बाद अदालत जो है जजमेंट डेप्टर को सिविल प्रिजन में इम्प्रिजन कर सकती है। सिविल प्रिजन मतलब सिविल जेल में उसको रखा जा सकता है मैक्सिमम फॉर 1 ईयर। ठीक है, ये क्लियर हुआ? जी सर। जी सर। एक मूड हमें बताया गया अरेस्ट, दूसरा मूड है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब ये तीसरा था। और जो यहां पर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेवेंट जो प्रोविजंस हैं एजुकेशन के दौरान, वो प्रोविजंस हैं सेक्शन नंबर 60 एंड ऑर्डर नंबर 21, रूल 42 टू आई थिंक 63, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अब अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी को अटैच कराना, अदालत जब्त कर सकती है प्रॉपर्टी को। किसकी प्रॉपर्टी? जजमेंट डेप्टर की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब वो प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए? मूवेबल या सर दोनों हो सकती हैं। इधर मूवेबल और इमूवेबल, दोनों ही हो सकती है। ठीक है, कि जजमेंट डेप्टर की या तो मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी तो समझ आ रहा है, जैसे कोई भी प्लाट हो गया, बिल्डिंग हो गई, ठीक है, या कोई घर हो गया, so on etc, जो immovable property that cannot be moved from one place to another. But what about movable property? This movable property it includes, अब इसके बारे में जो ये प्रॉपर्टी का हवाला दिया गया है कि इवन प्रॉपर्टी कैन बी अटैच्ड, प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है या की जा सकती है, इसका हवाला दिया गया है सेक्शन नंबर 60 सीपीसी में। ठीक है, सेक्शन नंबर 60। अब कौन सी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है? हमने पढ़ा फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिग्री, पर व्हाट अबाउट मूवेबल प्रॉपर्टी? मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी अटैच हो सकती है? जैसे यहां पर हम कह सकते हैं